मैं सोनू जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि आए और इस अवसर पर अपने विचारों को संप्रेषित करने का काम करें। सोनू भाई। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, इस सभा में उपस्थित व्यवस्थापक महोदय, निशांत सर, हेमंत सर, सतीश सर एवं सौरभ सर, आज के इस अवसर पे मुझे यह मंच मिला है कि नेहरू के व्यक्तित्व के साथ साथ जो उनके विचार थे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से सभी श्रोताओं तक उनके विचार को पहुंचाने का कार्य करूं। मैं इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं और ऐसे सफल आयोजन के लिए मैं निशांत सर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज के दिन आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और प्रतिभा के धनी व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ समाज के किसी एक वर्ग का विकास किया बल्कि पूरे समाज के लोगों का विकास किया और खास करके समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी विकास किया। अगर हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझना है तो उन्हें हम स्वतंत्रता के पूर्व के नेहरू के रूप में समझ सकते हैं और स्वतंत्रता के पश्चात के नेहरू में भी समझ सकते हैं। जब हम स्वतंत्रता के पूर्व का मूल्यांकन करते हैं तो एक धनी परिवार का व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई, उसके बाद उन्होंने लंदन के कॉलेज से लॉ की डिग्री ली, उसके बाद कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ा और फिर लंदन में उन्होंने बैरिस्ट्री भी किया और फिर भारत में आकर के उन्होंने सन 1912 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। और सबसे खुशी की बात है कि बिहार में जब 1912 में 27वां कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो उसी समय पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांकीपुर में जाकर के और कांग्रेस की अध्यक्षता में कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार शामिल हुए थे। यह बिहार के लिए भी गौरव की बात है। आजादी की बहुत सारी लड़ाइयां चली और सबसे जो रोचक प्रसंग है कि जब मोतीलाल नेहरू द्वारा डोमिनियन स्टेट को लेकर के 1927 में जो रिजोल्यूशन कांग्रेस में पास हुआ, तो चूंकि नेहरू जब लंदन में भी थे तो अपने पिता को यह खत लिखते थे कि आप जिस विचारधारा से हैं, जिस आप गोखले और गांधी की विचारधारा से हैं, नरमवादी विचारधारा से हैं, दरअसल वो गलत है और आपको बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के जैसे जो क्रांतिकारी विचार हैं उनके साथ आगे आना चाहिए। चूंकि उग्रवाद जो राष्ट्रीयता थी वो कहीं ना कहीं नेहरू में युवा होने के कारण भी था। तो जब डोमिनियन स्टेट का रिजोल्यूशन कांग्रेस में पास किया गया तो अपने पिता का विरोध करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यह दर्शाता है कि नेहरू सिर्फ राजनीति में ही सिर्फ विरोध नहीं करते थे गलत चीजों का, बल्कि घर के अंदर भी अगर किसी भी प्रकार का अगर उन्हें गलत लगता है या उनकी असहमति होती है तो उनको पूरी आजादी मिली थी। यह नेहरू का व्यक्तित्व था। हालांकि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास में भी उनका असीम योगदान रहा है। सामाजिक विकास की बात करें तो आजादी के बाद जिस तरह से धन का कंसंट्रेशन किसी एक वर्ग के पास सीमित था, नेहरू ने जमींदारी प्रथा जैसे चीजों को ला करके उसका उन्मूलन किया और लोगों के बीच में जो संपत्ति थी, जो भूमि थी, उसको बांटा ताकि सब लोग उत्पादन कर सके और सब लोग पर्याप्त जो मानवीय जीवन की जो बुनियादी सुविधा है उसको प्राप्त कर सके। हालांकि ऐसा नहीं था कि यह आसान कार्य था, बट उन्होंने उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसको अपनाया। आज के दौर में नेहरू का महत्व और बढ़ जाता है जब इस नई दौर में नेहरू के विचार, उनके कार्य और उनके चरित्र को लेकर के गलत आलोचना की जाती है। पीड़ा होती है कि जब आज नेहरू होते तो क्या सोचते कि जिस राष्ट्र के लिए उन्होंने इतना कुछ त्यागा, पर्याप्त धन होने के बावजूद भी उन्होंने जेल गए, यह साधारण बात नहीं है। उन्होंने विलासिता को छोड़ा और आम लोगों के लिए लड़ा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था संविधान सभा के गठन के बाद, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जनसंघ के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, काफी प्रबल विरोधी थे कांग्रेस के,
बट नेहरू का मानना था कि अभी के दौर में आजादी के बाद कांग्रेस का एक छत्र राज है, तो ऐसा नहीं है कि विरोधियों के विचारों की जगह नहीं दिया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने मंत्री बनाया, और बशर्ते उन्होंने मंत्री रहा भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, भले ही बाद के वर्षों में इस्तीफा दे दिया। वही स्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री बनाया गया, और ऐसे जो है कि अपने विरोधी को भी मंत्री बनाने का कार्य किया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह उनकी दूरदर्शिता दिखाती है। असल में एक जो लोकतंत्र है, सिर्फ लोकतंत्र कहने से सफल नहीं होता है। जब तक लोकतंत्र में आप लोगों को, अपने विरोधी लोगों को सम्मिलित नहीं करते हैं, उनके साथ नहीं चलते हैं, तब तक जो लोकतंत्र की बुनियादी समझ है या बुनियादी जो उसकी अवधारणा है, उसको हम परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। विकास विज्ञान के क्षेत्रों में भी किए। उन्होंने पहली बार CSIR का स्थापना किया और उसका खुद अध्यक्ष भी बने। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा आयोग, IIT, एम्स, जिस IIT के बारे में अब कहा जाता है कि आज के दिनों में IIT की स्थापना हो रही है, दरअसल उस दौर में जिस समय MIT अमेरिका में हुआ करता था, उससे प्रेरित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT बनाया। साधारण सी बात नहीं है, भले ही आप उसको आज जिस रूप में समझे। उन्होंने एम्स बनाया, और आपको पता होगा कि विश्व का सबसे सस्ता इलाज और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के डॉक्टर हमारे एम्स के होते हैं। यह देन है। उन्होंने स्पेस, जिस चंद्रयान 3 की बात आज आप कर रहे हैं कि हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया, हमने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा दिया, दरअसल उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी 1962 ईस्वी में। यह साधारण बात नहीं है। आपकी आज की उपलब्धि आपके पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण है, ना कि आपने आज अवतार लिया और चीजों को आपने अच्छा कर दिया। ये पूर्वजों की देन है, ये परंपराओं की देन है। ऐसे दूरदर्शी नेताओं की सोच थी जिन्होंने हम सबको आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए भारी उद्योग का भी स्थापना किया। और ऐसा नहीं था कि नेहरू के अंदर विरोध नहीं था, गांधी भी विरोधी थे नेहरू के कुछ मुद्दों पे, बहुत सारे लोग विरोधी थे। मैं एक बहुत अच्छा प्रसंग बताता हूं। जब पहली बार केंद्रीय योजना समिति 1938 में नेहरू उसके अध्यक्ष बने, तो चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, तो उसके लिए बहुत सारे लोग थे। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए जो भी है ठीक है, लेकिन जो आप भारी मशीन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे और मशीन से उत्पादन करेंगे, तो गांधी ने कहा यह गलत बात है, क्योंकि हमारी गांव की जो बहुत सारी आबादियां हैं वो छोटे रोजगारों पर निर्भर है। तो इस क्षेत्र को हम कुटीर उद्योग और जो हथकरघा है, इन सब चीजों से हम बनाने का कार्य करें, ताकि जो गांव के या ग्रामीण परिवेश के दूर के लोग हैं उनका भी विकास हो सके। हालांकि नेहरू इसके सख्त विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमें इतनी बड़ी आबादी को उत्पादन करना है, आप समझ लीजिए कि जिस समय देश आजाद हुआ हमारे पास 14% लगभग लिटरेसी था, हम कृषि में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, विश्व शक्ति बनने की तो बात दूर कहें। तो उन्होंने भारी उद्योग से उत्पादन को बढ़ाया और लोगों को फिर आगे बढ़ाया। यह उपलब्धि है नेहरू की, और यह सिर्फ घरेलू स्तर तक उनकी उपलब्धियों को हम नहीं देख सकते हैं, उसके बाद भी नेहरू की उपलब्धि है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो 1927 में जब गुलाम राष्ट्रों का सम्मेलन बेल्जियम में हुआ, तो नेहरू के बुलाया गया, और बड़े वर्चस्व के साथ, बड़े ही अच्छे विचारों के साथ नेहरू ने अपनी बातों को रखा। और आप जो नॉन अलायन मूवमेंट आजादी के बाद देखते हैं, जब विश्व 2 गुटों में बंट गया था, तो जो नॉन अलायन मूवमेंट हुआ वो नेहरू की देन थी, और पूरी एशियाई अफ्रीका के गुलाम राष्ट्रों को उन्होंने अपने साथ सम्मिलित करके ले चला। साधारण बात नहीं है। और नेहरू जब यूनाइटेड नेशन में उस समय जाते थे, मैं नेहरू के व्यक्तित्व की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा जीवंत विराट व्यक्ति, ऐसा जीवंत व्यक्ति शायद इतिहास में कभी जन्म लेता है, या किसी विचारधारा से सहमति असहमति की बात नहीं। अगर व्यक्तिगत रूप में किसी की कुछ उपलब्धि है तो उसको कहने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि 14 नंबर वह दिवस है, क्योंकि साल में तो 364 दिन उनके खिलाफ जो एक नकारात्मक विचार है, गलत विचार है, उसको फैलाया जाता है। अगर हम एक दिन भी उनके व्यक्तित्व का दीप प्रज्वलन करेंगे तो शायद इन्होंने जितना अंधकार फैला रखा है वो खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे के रूप में, चूंकि बाल दिवस जब मनाया गया तो नेहरू का बच्चों के प्रति क्यों लगाव था, अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो नेहरू मानते थे कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे राष्ट्र के जो बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है, और हमारी जो दूरदर्शी नीतियां हैं वो बच्चों को आज तो नहीं लाभ पहुंचाएगी, वो आने वाले समय में भी लाभ पहुंचाएगा। उसके लिए उन्होंने बच्चों को प्रमोट किया,
तभी वो तो चाचा नेहरू बने, बच्चों के बीच गए। और एक प्रधानमंत्री और बच्चे के बीच में अगर कनेक्शन हो जाए तो आप सोचिए कि एक बच्चे के विकास में कितना योगदान हो जाएगा। हम एक बार किसी महान हस्ती से मिल लेते हैं तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, और जब बच्चे राष्ट्र के प्रधानमंत्री से मिलेंगे तब वो कैसा महसूस करेंगे, यह समझ। इसीलिए उन्होंने बच्चों के विकास, और हम उसको चाचा नेहरू या बाल दिवस के रूप में हम जानते भी हैं। और मैं आपको बता दूं, नेहरू की जो लोकतंत्र की जो बात की जाती है, पहली बार नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, अमेरिका ने भी पूरे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, जबकि नेहरू ने 1952 के आम चुनाव में सभी लोगों को 21 वर्ष से ऊपर, कोई भी स्त्री पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उनको वोट देने का अधिकार दिया। और पूरे विश्व में ये एक पहले नेता थे। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ब्लैक्स को राइट्स लगभग 1960-62 तक भी नहीं मिला था। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या टिप्पणी करने से पहले व्यक्ति के इतिहास को समझिए, पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे चीजें आप नहीं समझ पाइएगा। जो बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में उनके जो अभिभावक भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उनको पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है। और इतने विराट व्यक्ति को आज हम यहाँ पे उनके बारे में व्याख्या कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं समझता हूं कि अगर ऐसे राष्ट्र निर्माता फिर से आ जाए भारत में, तो शायद भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनने में कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।